हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आज आपका स्वागत करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का। इस वीडियो में मैं आपसे आगे के आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। हमारा आर्टिकल नंबर है 149। इसके बारे में इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ड्यूटीज एंड पावर्स दी हुई हैं ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की, कंप्यूटरोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की। इसकी ड्यूटी और पावर्स क्या है कि देखिए, कंप्यूटरोलर ऑफ ऑडिट जनरल के हमने पोस्टिंग वगैरह के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसके नाम से पता चल रहा है ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? जो कि अकाउंट्स वगैरह का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में रखते हैं? परफॉर्मेंस क्या रहती है इनकी? परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट and of any other authority or body as may be prescribed by under any law made by the parliament। की पार्लियामेंट के अंडर जो भी लॉ बनाए हुए हैं उसके अंडर ही परफॉर्म करता है और एक्सरसाइज करता है उन सारे अकाउंट्स को जो कि यूनियन और स्टेट्स के होते हैं। ठीक है, until the provision in that behalf is so made shall perform such duties and exercise such as powers in the relation to the accounts of the union and of the state as were conferred on or exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of this constitution relation to the account of the Dominion of India and of the province respectively। देखिए, इतनी सारी रामायण का सिर्फ इसमें इतना सा ही मतलब है कि आर्टिकल 149 में ये बताया गया है कि पावर्स और ड्यूटी बताई गई है कंप्यूटर और ऑडिट जनरल की, जिसमें ये बताया हुआ है कि वो यूनियन और स्टेट्स के क्या करते हैं, अकाउंट्स का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी वो सारी ड्यूटीज होती हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पार्लियामेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब करी गई हैं, लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, पर अगर ऐसा कोई लॉ अभी तक बनाया हुआ नहीं है जिसमें उनकी ड्यूटीज वगैरह पावर मेंशन करी गई है, तो वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। देखो, लिखा भी हुआ डोमिनियंस ऑफ इंडियन एंड ऑफ द प्रोविंस रेस्पेक्टिवली। जो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से जस्ट पहले जो भी प्रिस्क्राइब है प्रोविजंस, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 149 में। क्लियर है? नेक्स्ट आर्टिकल पे चलें। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 155 में क्या बताया हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, क्या बताई गई है इसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा गवर्नर की? प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए, गवर्नर की सिचुएशन, इसकी पोस्ट वही होती है स्टेट में जो कि सेंट्रल मतलब कि केंद्र में किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो क्या करते हैं? उनका कार्यपालिका के अंडर काम करते हैं, जो मंत्री परिषद की सलाह मशवरा करके उनसे काम करते हैं और चाहे तो उनके बिना भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये राज्यपाल के बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155 में 155 आर्टिकल में बताया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे, आर्टिकल नंबर 161। देखिए, आर्टिकल नंबर 161 पावर बता रखी है इसमें गवर्नर की, वो पावर्स बताई हुई हैं जिसके अंदर की वो किसी भी सस्पेक्ट को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं, उनकी सजा को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं, पर कुछ स्पेसिफिकली रीजंस में। जिस तरीके से आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट की सारी पावर्स बताई गई थी, उसी तरह आर्टिकल 161 में भी राज्यपाल की ये सारी पावर बताई हुई है। पर राज्यपाल सिर्फ अपने उस स्टेट के जो कि कार्यपालिका के अंडर जो आ रहे हैं, जो भी मैटर्स हैं कार्यपालिका के अंडर जो आते हैं, सिर्फ उन्हीं में क्या कर सकता है? काम कर सकता है, उन्हीं के अंडर इसकी पावर काम करेगी। क्लियर है? The governor of a state shall have the power of the grant pardons, reprise, respite, remission of punishments, to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted
of any offense against any law relating to a matter of which the executive power of the state extends। ठीक है, तो ये सारी बात इसमें बताई गई है। मैं पहले आपको आर्टिकल 72 में इन सब के मीनिंग्स को क्या कर चुकी हूँ, मेंशन कर चुकी हूँ। आप लास्ट वीडियो में जा करके इन सब वर्ड मीनिंग्स को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 163 की। आर्टिकल नंबर 163 में क्या बताया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। कि इसमें क्या बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद किस तरीके से गवर्नर को क्या करेगा, एड करेगा, हेल्प करेगा उनकी। ठीक है, और उनको किस तरह से एडवाइस करेगा। तो इसमें देखिए जिस तरीके से इस यूनियन लेवल पर मतलब कि केंद्रीय लेवल पर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर क्या होता है कि राष्ट्रपति की एड के लिए प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी हेल्प करते हैं। उसी तरीके से इस आर्टिकल नंबर 163 में क्या किया गया है, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिठाई गई है जो कि गवर्नर की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जिसके हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कि वो जो भी स्टेट लेवल पर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें किसको बताते हैं, गवर्नर को, स्टेट के। ठीक है, तो हम बात करेंगे देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होती है। ठीक है, विद द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के साथ, एट द एंड ऑफ द एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो एज फार एज ही और बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो भी लॉ बना हुआ है उसके अंडर वो उनको बात बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट मैटर एज रिस्पेक्ट विच द गवर्नर इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। देखिए इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा मैटर, मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर जो हैं, वो मंत्री परिषद मतलब कि मंत्री परिषद की हेल्प से क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो मंत्री परिषद के बिना भी करते हैं। तो यहाँ पर उसी बात की बात करी गई है कि ऐसे काम जिसमें कि उनको ये बोला गया है, जो भी संसद के थ्रू जो भी नियम बनाए गए हैं उसमें उनको ये बोला गया है कि कुछ काम ऐसे हैं कि वो अपनी अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी लेवल पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे और जिसमें ज़रूरत पड़ेगी मंत्री परिषद की हेल्प लेने की तो वो उसमें क्या करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर वो ऐसे काम जिसमें कि उनको मंत्री परिषद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी विवेक से, अपने ध्यान से, अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें करी गई है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट मैटर एज रिस्पेक्ट विच द गवर्नर इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन इट शैल बी फाइनल। कि उसी को क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। And the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought to not to have act in his discretion। ठीक है, कि उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे the question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into any court। कि जो भी एडवाइस मंत्री परिषद के थ्रू, चीफ मिनिस्टर के थ्रू गवर्नर से करी जाएगी, उस पर कोर्ट में कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा कि क्या एडवाइस दी गई है और क्यों दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे चलते हैं हमारे आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 165। तो आर्टिकल नंबर 165 में क्या बताया हुआ है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट मतलब कि महान्यायवादी बोलते हैं इनको हिंदी में, महान्यायवादी ऑफ स्टेट, राज्य के महान्यायवादी, उनके बारे में बताया हुआ है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। ठीक है, देखिए एडवोकेट जनरल नाम से पता चल रहा है और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है एडवोकेट जनरल के लिए वो हाई कोर्ट के, ठीक है, जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसे ही क्या कर सकते हैं, गवर्नर उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ठीक है,
तो वो क्या होना चाहिए, अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट। अब हम इनकी ड्यूटी की बात करेंगे कि क्या है इनकी ड्यूटी, कि गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned by the governor। कि इसकी ड्यूटी क्या रहेगी कि ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी स्पेसिफिकली इसमें, और जो भी ड्यूटी गवर्नर के थ्रू इनको दी जाएगी उसको ये पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है इनका, द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द गवर्नर में। ठीक है, मीन्स इसमें ये है कि एडवोकेट जनरल क्या कर सकते हैं, गवर्नर की प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर टाइम पे क्या कर सकते हैं, उनकी जगह वर्क कर सकते हैं, और जो भी गवर्नर ने डिसाइड किया है उनको उसी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 167 की, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नर। मीन्स इसमें ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 167 में ड्यूटीज बता रखी हैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, किस क्या उनसे ड्यूटी बता रखी है कि गवर्नर को किस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of affairs of the state and proposal of legislature। कि जो भी अफेयर्स है, मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी बातें होंगी, जो भी काम होंगे, मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनको क्या बताना होगा, राज्यपाल को क्या करना होगा, उसके लिए इन्फॉर्म करना होगा। दूसरी इनकी क्या रहेगी, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर एज द गवर्नर में कॉल फॉर। अगर गवर्नर खुद आगे से कुछ चीज के लिए पूछते हैं मंत्री परिषद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो भी इन्हें देनी होगी। If the governor or requires to submit to the consideration of the council of ministers any matter, ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई भी बात जो कि किसी मंत्री के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मिनिस्टर के थ्रू क्या कर ली गई है, डिसाइड कर ली गई है। ठीक है, बट अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू उस पर ध्यान नहीं दिया गया या बात नहीं करी गई है, तो उस पर गवर्नर क्या कर सकते हैं, उस मैटर को क्या कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखने की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें दिया हुआ है। अगर गवर्नर चाहते हैं, रिक्वायर करते हैं टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजंस हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर, कि मिनिस्टर के द्वारा वो डिसीजन लिया गया है, बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 168 की। 168 आर्टिकल में क्या बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, कि लेजिस्लेचर का क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना कैसी होगी इसकी, लेजिस्लेचर की स्टेट्स में, राज्यों में किस तरीके से लेजिस्लेचर की संरचना होगी। फॉर एवरी स्टेट, देखिए लेजिस्लेचर क्या है आपका, विधानमंडल की, विधानमंडल की संरचना बता रखी है इसमें कि हर राज्य में लेजिस्लेचर किस प्रकार का होगा। फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर विच शैल बी कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, एक तो गवर्नर होंगे, ठीक है, लेजिस्लेचर की संरचना है ये आपकी, गवर्नर होंगे और क्या होंगे यहाँ पे, 2 हाउसेस। ठीक है, यहाँ पे 2 हाउस होंगी, और आपके जो 2 हाउस हैं उसमें देखिए 2 हाउस मतलब कि राज्य में 2 हाउस होंगे, जिसमें कि कुछ राज्यों में तो क्या होगा, एक सदन होगा, एक हाउस होगा, और दूसरे में दोनों सदन होंगे। तो किसमें एक है राज्य है, किसमें 2 राज्य हैं, और क्या चीज़ें रहेंगी वो हम इसमें देखेंगे। तो लेजिस्लेचर की जो उसमें होगी, एक तो गवर्नर होगा, और गवर्नर के साथ में कौन होंगे, 2 हाउस होंगे। इन द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में क्या है, 2 हाउस है। ठीक है,
2 हाउस इसमें। इन अदर स्टेट में क्या है 1 हाउस, बाकी के राज्यों में क्या हो गया 1 हाउस हो गया। वेयर देयर आर 2 हाउसेज, जिन राज्यों में 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं, जिसमें एक सदन तो क्या हो गया आपका विधान परिषद और एक हो गया आपका विधान सभा। देखिए देयर आर 2 हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, वन शैल बी क्या होगा लेजिस्लेचर काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी आपकी, एंड द अदर कौन सा हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये 2 आपके सदन हो जाएंगे जिसमें विधान परिषद होगी और आपकी एक विधान सभा होगी। ठीक है, एंड वेयर देयर इज ओनली 1 हाउस इट शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहां पर सिर्फ एक यहाँ पर राज्य होगा, एक सदन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है, समझ में आ रही है ना आपको। देखिए इसमें ये बात कि क्या दिया हुआ था हमको आर्टिकल नंबर 168 में, सिर्फ इसकी वो दे रखी है हमको संरचना कि गवर्नर होगा, 2 सदन होंगे, एक राज्य जिसमें एक सदन होगा उसको तो क्या बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिसमें दोनों होंगे उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और एक में क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसमें एक होगा उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं आर्टिकल नंबर 169। अब आर्टिकल नंबर 169 में क्या बताया हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या बता रखी है अबॉलिशन और उसका क्रिएशन, कि किस तरीके से उसको अबॉलिश यानी हटाया जाएगा और बनाया जाएगा, उसकी हम बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 168 में कि 2 सदन है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब उसके हम अबॉलिशन और क्रिएशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो क्या बताया हुआ है इसमें कि notwithstanding anything in the article 168 की आर्टिकल 168 में हमने जो भी पढ़ा है उसके होते हुए भी पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड फॉर द abolition of the legislative councils of a state having such a council or for the creation of such a council in the state having no councils if legislative assembly of the state passes a resolution to the effect। means कि जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको हटाने के लिए, और जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है नहीं है उनमें बनाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास होता है। और वो रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जितने भी सदन में पार्लियामेंट में संसद में जो भी वो है जिस राज्य की बात हो रही पर्टिकुलरली उस राज्य में के सदन में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3 या फिर जितने प्रेजेंट है और जिन्होंने वोटिंग करी है उनका 1/3 क्या होना चाहिए सहमति होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए, तभी ये रिजोल्यूशन क्या होता है पास होता है, तभी अबॉलिशन, तभी सोचा जाएगा कि कहाँ से हटाना चाहिए और कहाँ पर बनानी होगी। ठीक है, तो यही इसमें बताया हुआ है द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट पासिस अ रिजोल्यूशन ऑफ द इफेक्ट बाय अ मेजोरिटी। अब मेजोरिटी क्या होगी of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting, कि 2/3 से क्या नहीं होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसकी मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और वोटिंग करी है उनकी और टोटल मेंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 170। इसमें हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। किसकी संरचना की बात करेंगे इसमें हम लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए देखो क्या चाहिए होता है हमको कि क्या क्या होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 और नॉट लेस देन 60, कि क्या होना चाहिए कि कम से कम कि मिनिमम जो है मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए आपके 60 और मैक्सिमम होने चाहिए कितने 500। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, उसके बाद है जो कि क्या होंगे डायरेक्टेड इलेक्टेड होंगे फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1। जो भी हम क्लॉज 1 में बात करिए कि क्या होनी चाहिए कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। उसमें ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटरी कंसिस्टेंसी इन ईच सच मैनर, कि हर किसी, अब देखिए ये भी जो 60 और 500 जो मेंबर्स हैं वो भी डायरेक्टली क्या करे जाएंगे इलेक्ट करे जाएंगे। कहाँ से करे जाएंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि जो भी आपकी जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य की बात कर रहे हैं वहाँ के
कितने मेंबर से, अब वो कैसे होगा, ठीक किस तरीके से डिवाइड होगा, ये भी कंसिस्टेंसी कैसे होगी डिवाइडेड, कि उस राज्य की क्या होगी जनसंख्या, ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या कैसे होगी और जो उसको भी क्या किया गया सीट्स अलॉट करी गई है उस रेशो में इसको क्या किया जाएगा डिवाइड करा जाएगा। तो यही बोला गया है यहाँ पर भी कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1 ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटरी कंस्टिट्यूएंसीज in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it so as practicable। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का इस वीडियो का, आर्टिकल नंबर 171। 171 में हमने देखिए ऊपर वाले आर्टिकल में हमने किसमें क्या बात करी, 169 में हमने किसकी बात करी है, 170 में हमने बात करी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, और ये क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है हमारा वो देखेंगे हम। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट, इसमें क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स होंगे वो क्या नहीं होने चाहिए, 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, जो कि उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की इससे क्या नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड इसने बात करी है, अब देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल इज नो केस इन लेस देन 40, या तो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए किसके लेजिस्लेटिव असेंबली के, और फिर क्या, या फिर नंबर्स क्या होने चाहिए 40। ठीक है, या तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमको क्या चीज चाहिए होती है लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए, until parliament by law otherwise provides the composition of the legislative council of a state shall as provided in clause 3rd। अब देखिए इसकी कंपोजिशन के लिए अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 3rd में क्या बात करी गई है उसको देखेंगे। फर्स्ट है as nearly as may be 1/3 shall be elected by electors, मतलब कि जो 1/3 मेंबर्स होंगे ना वो कैसे करी जाएंगे, वो लोकल अथॉरिटी है हमारी जैसे कि ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, जिला परिषद, इनके थ्रू क्या होंगे डायरेक्टली चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 1/3 होंगे वो कैसे होंगे, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के थ्रू चुने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है as nearly as may be 1/12 shall be elected by the electoral constituency of the person residing in the state who have been for at least 3 years graduate of any university। और जो 1/12 है वो ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय में लास्ट 3 इयर्स से क्या कर रहे हो, वहीं पे काम कर रहे हो या पढ़ा रहे हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड और एनी अंडर, मतलब कि उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट किए हुए हो 3 साल तक उसी राज्य में, अंडर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ एनी सच यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज नियरली एज मे बी 1/12 शैल बी इलेक्टेड, और जो 1/12 होंगे बाकी के, ठीक है, who have been for at least 3 years engaged in the teaching in such educational institution within the state not lower in the standard than that of a secondary school, मतलब कि माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाते हुए होने चाहिए, मतलब कि उनका कम से कम लेवल कितना होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल के में पढ़ा रहे हो, 1/12 मेंबर्स उनके द्वारा होंगे। ठीक है, एंड as nearly as may be 1/3 shall be elected member of the legislative assembly of the state from amongst person who are not member of the assembly। ठीक है, बाकी के अगर हम बात करें 1/3 मेंबर्स की, बाकी की हम बात करें 1/3 मेंबर्स की, वो कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में से, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या है एक्चुअली में मेंबर्स नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट है द रिमाइंडर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और बाकी के जो होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर के
थ्रू, ठीक है। अब गवर्नर के थ्रू कैसे होंगे वो हम आगे बात करेंगे, गवर्नर किस तरीके से उनको अपॉइंट करेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी जिसके बिहाफ पे गवर्नर क्या करेंगे, उनको मेंबर्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मेंबर टू बी इलेक्टेड अंडर सच क्लॉज। जो भी हमने ऊपर बात करी है, ऊपर हमने देखी क्या क्या बात करी है, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने यहाँ बात करी थी कि 1/3 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनसे कम नहीं हो, या फिर मैक्स टू मैक्स कितने होने चाहिए 40, ठीक है। 40 से मतलब कि कम नहीं होने चाहिए और 1/3 नहीं होने चाहिए कम किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली से। एक हमने बात करी कि 1/3 कौन होंगे, जो लोकल अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, मतलब कि कोई ग्राम पंचायत, जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, नगर निगम, ठीक है। उसके अलावा हमारे 1/12 जो होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, ऐसे लोग जो कि 3 साल से उस राज्य में क्या कर रहे हो, ग्रेजुएट्स हो, ठीक है। और इसके अलावा 1/12 वो होंगे जो कि कम से कम सेकेंडरी स्कूल के स्टैंडर्ड वाले स्कूल में क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी पार्लियामेंट संसद के द्वारा जो भी नियम अधिनियम बनाया गया उसके अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा जो 1/3 हैं वो कैसे होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या नहीं होंगे, मेंबर नहीं होंगे। और बाकी के कौन करेंगे, गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो भी बात करी है द मेंबर टू बी इलेक्टेड अंडर द सब क्लॉजेस A, B, C और ऊपर हमने जो बात करी है, ठीक है, चूजन इन सच टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एज मे बी द प्रिस्क्राइब्ड बाय द अंडर और एनी मेड बाय पार्लियामेंट, की जो भी संसद के द्वारा जो भी अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत होंगे। एंड द इलेक्शन अंडर द सेट सब क्लॉजेज एंड अंडर द सब क्लॉज D of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote के थ्रू होंगे। हमने ऊपर बात करी थी कि जो रिमेनिंग है वो गवर्नर क्या करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे। तो द मेंबर ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर सब क्लॉज E of clause shall consist of person, जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे वो पर्सन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसकी एक्नॉलेज होना चाहिए, किस चीज में होना चाहिए उनको, एक लिटरेचर में, साइंस, आर्ट्स एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल साइंस में, किसमें, साइंस में, आर्ट्स में, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में एंड सोशल सर्विसेज में क्या होने चाहिए, उनको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए एंड लिटरेचर। क्लियर है। तो ये चीज होनी चाहिए जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो हमने आर्टिकल 170 तक लास्ट हमने ये देखा है 171 में कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया है, उसको कंपोजिशन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे ही रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।